नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। दोस्तों, आज का हमारा निबंध का विषय है भारतीय लोकतंत्र, सबल और दुर्बल पक्ष। ठीक है, इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है और निबंध के इन विभिन्न विषयों को आप देखकर इनसे प्रेरणा लेकर स्वयं से लिखने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि निबंध एक ऐसी चीज होती है जिसमें नकल काम नहीं आती। आप लिखने का तरीका सीख सकते हैं, लेकिन लिखी हुई चीज को आप उतार नहीं सकते, और उतारना यहाँ बुद्धिमानी भी नहीं। इसलिए अपने कौशल का इस्तेमाल करना है, और इतना लेखन कौशल हर अभ्यर्थी के पास होता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। तो निबंध कैसे लिखा जाता है ये सीखिए, और उसके बाद जो दिए गए टॉपिक्स हैं उन पे खुद से लिखने का प्रयास करिए। यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ जो शीर्षक हमने चुना है वो है भारतीय लोकतंत्र, और उसके कमजोर और मजबूत पक्षों पर हम चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र होता क्या है ये आप बता सकते हैं शुरुआत में, और अगर चाहें तो भारतीय लोकतंत्र से भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हर निबंध में दोहराया जाता है, किसी अच्छे निबंध को लिखने से पहले उसका प्रारूप तैयार करिए, उसका ढांचा तैयार करिए, और उसी ढांचे पर पूरे मकान को खड़ा करिए, यानी निबंध को लिखिए। तब आपका निबंध दिशा भ्रमित नहीं होगा। क्योंकि ऐसे जो छोटे निबंध होते हैं ना, चाहे वो 700 शब्दों का लिखना हो या 600 शब्दों का लिखना हो, यूपीपीसीएस का जो मेंस है वहाँ 700 शब्द होते हैं, समीक्षा अधिकारी का जो मेंस है आगे आने वाला है उसमें 600 शब्द होते हैं। ये लघु निबंध होते हैं, और इस तरह के लघु निबंधों में आपको कम दायरे में ही अपनी बात को कहना होता है। तो ये अपने आप में चैलेंजिंग है, ये बड़ी चुनौती है। लंबा लिखना आसान होता है, लेकिन छोटे में सारी बात कह देना ये मुश्किल होता है। इसलिए एकदम टू द पॉइंट होकर लिखना होता है। जरा भी इधर उधर की बात अगर की तो निबंध आपका गड़बड़ा जाएगा। या तो आप लंबा लिख देंगे, और नहीं तो जब आपको लगने लगेगा कि लंबा हो गया है तो आप छोटा करने के चक्कर में उसमें जो जरूरी बातें हैं उसको छोड़ देंगे। इसलिए पहले प्रारूप बनाइए, और प्रारूप आपका रफ एरिया में होना चाहिए, जहाँ पे आप रफ का काम कर रहे हो, पीछे का कोई पन्ना, और वहाँ बनाकर उसका काम जब हो जाए, मतलब बनाने के बाद उसी के आधार पर निबंध को लिखिए, और लास्ट में उस प्रारूप को वहाँ पर काट दीजिए ताकि वो चेक ना हो पाए। ठीक है, ये प्रारूप जो होता है ना, ये स्ट्रेटेजी होती है। किसी भी चीज़ को करने से पहले एक रणनीति बनाई जाती है, तो ये निबंध की रणनीति है, और सही रणनीति आपको सही निबंध लिखने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र का क्या तात्पर्य है? तो लोकतंत्र यानी लोक का तंत्र, यानी जनता का तंत्र, जनता का शासन, वही चीज है। जनता की सरकार जिसमें सत्ता का मूल स्रोत जनता है। हालांकि लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा अब रह नहीं गई है, क्योंकि जनता भले ही नेताओं को चुनती है, और ये आज़ादी के बाद से लगातार देखने के लिए मिल रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ताधारी सरकार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता चीज ही ऐसी है, इसका मद होता है, अहंकार होता है, और वो जिसके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है वो उसके वशीभूत हो जाता है, फिर वो जनता की कम सुनता है। तो नेताओं के साथ यही समस्या है। इसी को कहा जाता है नेतागिरी। ठीक है, और ये नेतागिरी लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ये जनता के सेवक नहीं बल्कि खुद भोगी बन जाते हैं। तो जनता की सरकार जो है, ये सत्ता का मूल स्रोत यहाँ जनता होती है, ऐसा बताया गया। लोकतंत्र में जनमत का निर्माण ही मूल महत्वपूर्ण होता है, और राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार जनता के पास होता है। मतलब जनता ही यहाँ पर चुनती है, सीधी बात वो है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये आपने हजारों बार सुना होगा, और 1952 में वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर संपन्न हुए पहले आम चुनावों के बाद, जो पहले आम चुनाव हुए थे, उसके बाद लोकतांत्रिक नीतियों की शुरुआत हुई। चुनाव हुए, उसके बाद सरकार का गठन हुआ, और वहां से जो लोकतांत्रिक नीतियां हैं उनका सृजन आरंभ हो गया। नित नई सफलताओं के साथ भारतीय लोकतंत्र अब 6 दशक से भी अधिक समय पूर्ण कर चुका है। आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक लंबा वक्त तो गुजर ही चुका है, और जब देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद संविधान लागू हुआ था, तो हमने अपेक्षा की थी एक स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। मतलब अंग्रेजों ने जिस प्रकार का यहाँ तानाशाही वाला शासन चलाया और अपनी मनमानी की, देश का शोषण किया, तो उससे हम निजात पा चुके हैं अब, और एक स्वस्थ लोकतंत्र का विकास होगा, यानी जनता ही यहाँ पर सब कुछ रहेगी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो ढांचे होते हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और अभी हमारा वही पुराना ढांचा चला आ रहा है, जिसमें कि जनता सरकार चुनती है और सरकार फिर जनता पर हावी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पा रही, और उसी पर हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ लोकतांत्रिक नीतियों की शुरुआत हो जाती है,
और नित नई सफलताओं के साथ भारतीय लोकतंत्र अभी 6 दशक से ज़्यादा का समय कंप्लीट कर चुका है। तो थोड़ी अच्छी बातें आपने कही। अब यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में सिर्फ अच्छाइयाँ हैं ऐसा भी नहीं है, सिर्फ बुराइयाँ हैं ये भी सत्य नहीं है। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अभी जो सबल पक्ष है उसकी बात अगर करें तो सबसे बड़ा सबल पक्ष तो यही है कि मूलाधार जनता है। कहने में अच्छा लगता है कि जनता का शासन है, और क्या सच में जनता का शासन हो पाता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, जिससे जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व होता है। मतलब उन्हें चुनने वाले लोग या उन चुनने वाले लोगों की जो मानसिकता होती है वो उस प्रतिनिधि में झलकती है। अब वो प्रतिनिधि वहां क्या करता है ये उस पर डिपेंड करता है। हमारा लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक पक्ष में समानता की बात करता है। भारतीय लोकतंत्र ने सदैव जनता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। अब लोकतंत्र के सबल पक्ष के बारे में डॉक्टर सुभाष कश्यप, जो कि बहुत बड़े संविधानविद हैं, तो उनका ये कथन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय मतदाता अपने मत के बल पर किसी भी सत्ता को पलट सकते हैं और राजनीतिक और ऐतिहासिक काया पलट कर सकते हैं। आपने दिनकर जी की वो कविता सुनी होगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो सिंहासन जो है वो किसी सत्ताधारी पार्टी, किसी दल या किसी नेता विशेष का नहीं है, वो जनता का है। और जनता जिस दिन ठान ले उस दिन सिंहासन पलटकर अपने मन माफिक कैंडिडेट को वहां बैठा सकती है। तो इसलिए यहाँ जनता ही सर्वोच्च है, वही ईश्वर है। ठीक है, लोकतंत्र का खुदा कौन है? जनता। तो यहाँ सुभाष कश्यप का कथन उसी बात को कहता है। अगर आप चाहें तो दिनकर जी की जो पंक्तियां हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो अत्यंत परिपक्व है। भाई 60 साल का इंसान अगर कोई है या 65 साल 70 साल का, तो वो परिपक्व तो होगा ही, वो वृद्ध है, वयोवृद्ध है। ठीक, अब यहाँ आप देखें संपूर्ण भारतीयों को इस पर अत्यंत विश्वास है। इतने समय से हमने इसे चलाया है, चाहे जैसे चलाया है, खराब चलाया या अच्छा चलाया, नेताओं ने क्या किया, जनता को क्या मिला, वो प्रश्न एक तरफ है, लेकिन चला तो है। और हमारा लोकतंत्र जनता की आस्था बिंदु का केंद्र है। अभी भी जनता की अटूट आस्था इसमें है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए कार्य करते हैं। यहां तक कि जनता की इच्छाओं पर खरा नहीं उतरने वाले प्रतिनिधियों को संसदीय दबाव के कारण कार्यभार भी छोड़ना पड़ सकता है। ये भी एक सत्य है। हमारे देश के संसद ने न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का दायित्व निभाया है या उत्तरदायित्व की रक्षा की है, बल्कि इसे ऊंचाई भी प्रदान की है। भारतीय लोकतंत्र की पंथ निरपेक्षता को एक सबल पक्ष के रूप में देखा जा सकता है, जहां जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सब अच्छी बातें हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबल पक्ष की बात कर रहे हैं, तो उसमें मीठी बातें लिखेंगे। देखिए, कोई भी व्यवस्था है या कोई भी चीज़ है, उस पर आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया, तो उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब नेगेटिव फैक्टर भी होना चाहिए और पॉजिटिव जो फैक्टर है वो भी होना चाहिए। बस ये ध्यान देना है कि कोई भी एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हावी नहीं होनी चाहिए। अगर सकारात्मकता है तो वो भी एक सीमित मात्रा में रहे, नकारात्मकता है तो वो भी एक सीमित मात्रा में रहे, बल्कि और सीमित रहे, लेकिन रहे। ठीक है, ये पहली आवश्यकता है, नहीं तो एक तरफा निबंध हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सभी को समान अवसर मिलता है, मतलब देता है लोकतंत्र, उसका प्रावधान यही है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र धर्म के मामले में भी तटस्थ है, धर्म निरपेक्ष है, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। सभी व्यक्ति अपना धर्म चुनने, प्रचार प्रसार करने और धार्मिक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आजाद है। संविधान उन्हें ये अधिकार देता है, तो ये संवैधानिक अधिकार आपको पता है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का दारोमदार आर्थिक लोकतंत्र की सफलता पर है, क्योंकि अर्थ एक ऐसी चीज है जो कि किसी को भी आधार देती है। चाहे एक मनुष्य हो, उसको आत्मनिर्भर बनाना हो, या एक राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना हो, अर्थ सबसे पहली आवश्यकता है। ये ठीक है कि अर्थ से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबल बनने का आजकल जो मूल मंत्र है वो पैसा है। ये एक कड़वी हकीकत है, ठीक है, कोई लाख नकारे, लेकिन ये सत्य है। और राष्ट्र के साथ भी यही बात है, अगर पैसा नहीं है तो राष्ट्र बहुत गहरे गर्त में चला जाएगा, कर्जदार बन जाएगा, दूसरों का मोहताज बन जाएगा। तो इसलिए आर्थिक जो लोकतंत्र है वो सबल होना आवश्यक है। अतः भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक नियोजन पर बल दिया गया है। यहाँ आप देखें, जिसे लोग मतलब यहाँ ये बताया गया कि जो लोग आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं उन्हें आर्थिक विकास की धारा में लाया जा सके। लेकिन अपने देश में वो जो डिवाइड है ना, वो बहुत बड़ा है। इंडिया बनाम भारत का जो एक प्रोस्पेक्टिव तैयार हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चला 1991 के बाद से लेकर, तो उसी की वजह से ये बढ़ गया है। पहले भी था लेकिन उतनी बड़ी खाई नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि उस खाई को और चौड़ा कर दिया। और अभी कोरोना महामारी और इस तरह की जो तमाम आने वाली समस्याएं हैं, इसकी वजह से वो खाई और बड़ी हो गई है, क्योंकि बहुतों ने रोजगार गंवाए और बहुतों ने नुकसान झेला। और इसमें नुकसान ज़्यादा भारत का हुआ, इंडिया का नहीं हुआ। इंडिया यानी जो क्रीमी लेयर है, मतलब
जिनकी खाने पीने के अच्छे साधन है, जिनका बैंक बैलेंस मोटा है, जिन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो पैसे में नहा धो रहे हैं। तो इस तरह के लोग एक तरफ हैं भारत में, और वो गिने चुने, ठीक है, उनके पास संपत्ति का जो संकेंद्रण है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में गरीब जनता है, मतलब आम आदमी है जो कि गरीब खुद को कहलाना पसंद नहीं करता है। बाहर से वो दिखावा ये करेगा कि हम ठीक ठाक हैं, मतलब खाते पीते हैं, लेकिन अंदर से उसका संघर्ष कितना ज़्यादा है, मानसिक और शारीरिक, ये सिर्फ वही जान सकता है। तो इस तरह के लोगों की तादाद अपने देश में बहुत ज़्यादा है, और ये आर्थिक असमानता असंतोष की वजह होती है, और ये असंतोष लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। तो इसको भी दूर करने का प्रयास हमें करना होगा, और किया जा रहा है, लेकिन वो सार्थक नहीं। अब यहाँ हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि सबल पक्षों के बावजूद दुर्बल पक्ष भी कम नहीं है। तो दुर्बल पक्ष क्या है? पहली चीज तो सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा। मान लीजिए शिक्षा तो अब मतलब प्रचार प्रसार उसका हो ही रहा है, और देर सवेर साक्षरता की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा, लेकिन असली समस्या गरीबी और बेरोजगारी है। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से सारी चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी है तो गरीबी है, रोजगार नहीं रहेगा तो संसाधन कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये मूल समस्या है, उसी की वजह से पनपता है कुपोषण, और उसी की वजह से टूटती है कानून व्यवस्था। महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है, उसमें तमाम फैक्टर हैं, चाहे वैश्विक स्तर पर हो चाहे देशी स्तर पर हो। यौन हिंसा जो है इसकी भी वजह यहाँ गरीबी और बेरोजगारी से ही जुड़ी हुई है। कुत्सित मानसिकता, कुंठित मानसिकता, ठीक है। भ्रष्टाचार, ये जो खाते पीते लोग हैं उनके अंदर ज्यादा पनपता है। तो कुल मिलाकर ये ऐसे दानव हैं जो कि लोकतंत्र में दीमक का काम करते हैं, लोकतंत्र की जो नींव है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो अलग है, वो भी लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है। एक प्रबल विपक्ष की कमी होना ये भी एक समस्या है। पहले ऐसा नहीं था, विपक्ष इतना कमजोर नहीं था, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें विपक्ष एकदम कमजोर हो चुका है, मतलब एकदम छोटा उसका कद हो चुका है। चाहे जो भी वजह हो, उस वजह पे हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें निष्पक्ष रहना है, ठीक है। तो विपक्ष के कमजोर होने का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष जो है वो पूरी तरह से वर्चस्वशाली हो जाएगा, उसे किसी भी तरह की लगाम नहीं रहेगी। और घोड़ा चाहे जितना अच्छा हो, अगर वो बेलगाम हो जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। और सत्ता पक्ष के साथ भी यही होगा, देर सवेर होगा, तानाशाही पनपेगी। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में बैठी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो निरंकुश हो जाएगी। और ये निरंकुशता लोगों के लिए घातक होगी, और लोग जो हैं वो लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र वहां निर्जीव हो सकता है। ये खतरा है, और ये खतरा बहुत जल्द सामने आएगा, ठीक है। तो ये स्थितियां मतलब इनसे निपटने की आवश्यकता है। इसके साथ आप देखें कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावनाएं, राजनीतिक तुष्टीकरण, ये सब लोकतंत्र के लिए जहर का काम करते हैं, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करते हैं, और ये समस्याएं भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर धक्का पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का काम करती हैं। विघटन और अलगाव से प्रेरित होकर लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको हिलाने का प्रयास किया जाता है। तो ये तमाम चीजें, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण, धन का असमान वितरण, ये सब लोकतंत्र के अंदर अभाव या असंतोष को जन्म देते हैं। महंगाई से आम जनता की रोटी, कपड़ा और मकान की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। भ्रष्टाचार का कुछ कहना ही नहीं है, वो तो रग रग में घुस गया। यहाँ हम बुराई कर रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र के जो दुर्बल पक्ष है उसका चित्रांकन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें इन बातों का हम उल्लेख करेंगे। पानी पी पी कर बुराई, ठीक है। तो भारतीय रगों में ऐसे बस गया है कि इसे सड़क से लेकर संसद तक देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, तमाम समस्याएं हैं। लोकतंत्र के आगे चुनौतियों की कमी नहीं है, और ये सब इसके दुर्बल पक्ष हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नौकरशाही का जो मनमाना रवैया है, तानाशाही है, चुनाव प्रणाली की खामियां हैं, इन सब से निपटने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र का अगर हमें सफल क्रियान्वयन करना है, उसे गरिमामय बनाना है, तो इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए पहले, मतलब जागरूकता का तात्पर्य यहाँ जन जागरूकता से है। सशक्त विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष अगर सशक्त हुआ तो वो सरकार को गाहे बगाहे टोकेगा, टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, और इसका परिणाम ये होगा कि सरकार नियंत्रित होकर काम करेगी, बेलगाम होकर नहीं, ठीक है। और नौकरशाही पर नियंत्रण होना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की आवश्यकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करना होगा। और चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। लोकतंत्र के कमजोर लोगों को धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जो न्याय की जरूरतें हैं वो उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हालांकि न्याय तो पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन वहां तक उनकी पहुंच नहीं है, तो पहुंच वहां तक कराने की आवश्यकता है, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और जब आम जनता का भविष्य उज्जवल होगा तो लोकतंत्र भी चमकेगा, खुलकर निखरेगा उसका रंग, और यही आज की जरूरत है। तो ये ऐसे आप इस निबंध को लिख सकते हैं। लिखने के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, एक निबंध को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। बस ध्यान ये देना चाहिए कि जो शीर्षक है उसके अनुरूप आप लिखें, उससे इतर जाकर ना लिखें, ठीक है। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।